ओके सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है मोहित चौहान और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले अबाउट द चैप्टर 3 सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हो जाएगा आपका पार्ट 2। ठीक है, चैप्टर 3 का पार्ट 2 ये आपका होने वाला है और इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपके रेस्ट ऑफ द सेलिएंट फीचर यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपकी एम लक्ष्मीकांत की यहाँ पे बेसिकली आप देखें तो ये कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज चल रहा है एंड दिस इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। टिल नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है बाकी देशों से लिया गया है बट बाकी देशों से अलग भी हो जाता है। ठीक है, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफ़ी सारे चीज़ों काफ़ी टाइम टाइम पे जो है चेंजेस से होके निकला है। तो 742, 44, 73, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द सेलिएंट फीचर्स। उसमें बड़ा सबसे पहला जो सेलिएंट फीचर हो जाता है दैट इट इज़ द लेंथीएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और क्यों क्या क्या इसके कारण हो जाते हैं वो सब हमने देख लिए थे। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द सेकंड फीचर दैट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, सो इसको कई बार पैच वर्क भी कहा जाता है। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द सेलिएंट फीचर दैट फेडरल सिस्टम एंड द यूनिटरी बायस इज देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Now we have to talk about the fifth salient feature that is parliamentary form of government. So चलिए स्टार्ट करते हैं इससे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया था आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या था? इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन था दैट इज अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बट हमने उसको छोड़ा था और पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया था। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो आपका बेस रहता है ऑन द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, वो चाहे लेजिस्लेटिव आर्म हो एग्जीक्यूटिव आर्म हो, उसके बीच में एक कॉपरेशन होना चाहिए, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, वहीं पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें, प्रेसिडेंशियल सिस्टम का जो डॉक्ट्रीन है दैट इज ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द टू ऑर्गन्स। मतलब जो आपका लेजिस्लेटिव आर्म है और एग्जीक्यूटिव आर्म है, मतलब जो लॉ बना रहा है और जो लॉ इंप्लीमेंट कर रहा है, इन दोनों के बीच में ही सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। मतलब इन दोनों के जो जितनी भी पावर्स हैं ये कहीं पे भी एक दूसरे के सामने बेसिकली आनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनके बीच में कोई, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को आप जानते हैं बाय द नेम ऑफ वेस्टमिनिस्टर मॉडल। ठीक है, जो आपका वेस्टमिनिस्टर मॉडल है इसके नाम से भी ये यहाँ पे जाना जाता है। अब वेस्टमिनिस्टर मॉडल क्या है और उसके क्या क्या फीचर्स हो जाते हैं और आपके इंडियन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के या फिर इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के क्या क्या फीचर हैं। तो सबसे पहला फीचर हो जाता है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। मतलब यहाँ पे हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो नॉमिनल भी है और रियल भी है। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन हो गया? यहाँ पे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हो गया आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, वहीं पे रियल एग्जीक्यूटिव कौन हो जाता है? दैट इज प्राइम मिनिस्टर विद इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा? रियल एग्जीक्यूटिव, मतलब हु इज इंप्लीमेंटिंग द लॉज। तो यहाँ पे लॉज जो है वो पार्लियामेंट बना रही है और उसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, फिर इसमें यहाँ पे सिस्टम हो जाता है दैट इज मेजोरिटी पार्टी रूल। मतलब आप जानते हैं इंडिया में अभी भी, इधर आप देख पाएंगे ये रिसेंट की सिचुएशन है, अभी इंडिया में क्या सिचुएशन चल रही है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेजोरिटी पार्टी है वो इस टाइम पे इंडिया में रूल कर रही है। ठीक है, जो आपकी एनडीए लेड गवर्नमेंट है वो इस टाइम पे जो है पार्लियामेंट में रूल कर रही है, तो इसे वो आप बोल देते हैं मेजोरिटी पार्टी रूल। मतलब जिसके पास भी मेजोरिटी वोट आएंगे वो यहाँ पे जीत जाएगा। फिर हो जाता है दैट इज लेजिस्लेचर इज सुप्रीम। मतलब इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें लेजिस्लेचर सुप्रीम है। ठीक है, लेजिस्लेचर सुप्रीम यहाँ पे क्या हो जाता है? दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बट आप अगर इधर देखें इंडिया में, तो इंडिया में यहाँ पे इसमें आप एक और एडिशन कर सकते हैं दैट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। मतलब जितनी भी आपके एग्जीक्यूटिव हैं, दैट इज मैंने जो आपको बताया प्राइम मिनिस्टर प्लस उनकी जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाते हैं, ये क्या है? यहाँ पे ये एग्जीक्यूटिव है और यही जो आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है इन्हीं एग्जीक्यूटिव की, ये किसकी तरफ हो जाती है? टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। ये जितनी भी बड़ी आपकी पार्लियामेंट है इसकी तरफ इनकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। फिर आप देखेंगे यहाँ पे दैट इज ड्यूअल मेंबरशिप ऑफ एग्जीक्यूटिव। मतलब जो एग्जीक्यूटिव, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है इनके पास यहाँ पे ड्यूअल मेंबरशिप है। ड्यूअल मेंबरशिप बोले तो मतलब जो आपके एग्जीक्यूटिव हैं वो एग्जीक्यूटिव का काम भी निभा रहे हैं और वहीं दूसरे हाथ पे यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपका लेजिस्लेचर का भी एक पार्ट प्ले कर रहा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेजिस्लेचर में भी आ जाएंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव भी बन जाते हैं।
फिर यहीं पे हो जाता है आपका लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, ठीक है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर है जो आपका यहाँ पे सिस्टम आ जाएगा, उसमें यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लीडरशिप है दैट इज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एट द सेंट्रल लेवल एंड चीफ मिनिस्टर इज एट स्टेट लेवल, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर फीचर कह सकते हैं आप इसे, कि यहाँ पे जो लोकसभा है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनका हर 5 साल बाद या फिर हर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है, मतलब दे आर नॉट परमानेंट। तो यहाँ पे जो आपके जितने भी लेजिस्लेचर हैं उनका यहाँ पे क्या होता रहता है, डिसोल्यूशन होता रहता है। अब देखिए इंडिया ने भले ही से आपके ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया हो, बट इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से काफी ज्यादा अलग हो जाता है। अब इसमें डिफरेंस सबसे बड़ा क्या आ जाएगा, दैट इज इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन बॉडी लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या है, यहाँ पे एक सॉवरेन बॉडी हो जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम नहीं है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में क्या है कि जो आपकी पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, बट इंडिया में क्या है, इंडिया में हमारी पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे अगर आप देखिए जो इंडिया का हेड ऑफ स्टेट है दैट इज इलेक्टेड, मतलब और क्या डिफरेंस है, इंडिया का जो हेड ऑफ स्टेट है दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। अब भले से वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आया हो, बट यहाँ पे इंडिया के जो आपके प्रेसिडेंट हो जाते हैं ही इज इलेक्टेड, ऑल्दो ही इज मतलब इनडायरेक्टली इलेक्टेड, तो इसलिए इंडिया को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, रिपब्लिक, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखें ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में जो हेड ऑफ स्टेट है दैट इज योर मोनार्क, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पे हेरिडिटरी हेड हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप ब्रिटेन को क्या बोल देते हैं, यहाँ पे आप बोल देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। और वहीं पे इंडिया क्या हो जाएगा, इंडिया विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। तो इस टाइप से यहाँ पे सेलिएंट फीचर में आ जाता है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट हो जाता है दैट इज सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब यहाँ पे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये दो वर्ड हैं, दैट इज फर्स्ट जिसमें हो जाएगा पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की बात करें तो ये एसोसिएटेड है विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब जिसमें आपकी पार्लियामेंट, मतलब जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है वो सॉवरेन है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम नहीं है, यहाँ पे जो आपकी पार्लियामेंट है वो सुप्रीम हो जाती है। बट वहीं पे आप बात करें जुडिशियल सुप्रीमेसी की, तो ये चीज आपको देखने को मिलती है इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अमेरिका में क्या है, अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है दैट इज सुप्रीम, मतलब यहाँ पे जुडिशियल सुप्रीमेसी ज्यादा बड़ी है। अब वो चीज आप ना इंडिया के सुप्रीम कोर्ट और जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है उसमें डिफरेंस देख सकते हैं। अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है दैट इज बेस्ड ऑन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, और इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है दैट इज बेस्ड ऑन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है, जब कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ था तो उस टाइम पे हमने सिस्टम अडॉप्ट किया था ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो चलेगा वो चलेगा इस बेसिस पे, दैट इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो यहीं पे आप देखेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उन्होंने इन्हीं दोनों चीजों के बीच में एक समन्वय बैठाने की कोशिश करी, मतलब जो आपका पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी हो जाती है, जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो यहाँ पे आप देखेंगे जुडिशियल सुप्रीमेसी में इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी पार्लियामेंट के जो भी यहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आया गया है, फिर कोई भी लॉ लेकर आया गया है, तो यहाँ पे जुडिशरी जो है या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। मतलब बेसिकली उस पर जुडिशियल रिव्यू क्रिएट कर सकता है। बट वहीं पे बात करें आप इंडियन पार्लियामेंट की, इंडियन पार्लियामेंट यहाँ पे मेजोरिटी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकती है, यहाँ पे चेंज कर सकती है। तो मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी भी है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है, और वहीं पे सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है, जुडिशियल रिव्यू भी है, जिसके थ्रू ये यहाँ पे किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। बट देखिए इंडिया में सिर्फ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो नहीं होता है। यहाँ पे इंडिया में आप देखेंगे कि बाय द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था इन द मेनका गांधी केस, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, कि इंडिया जो है वो यहाँ पे बेसिकली जो आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है इस पे भी एस्टेब्लिश हो जाता है। मतलब यहाँ पे खाली प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ही नहीं बल्कि ड्यू प्रोसेस लॉ पे भी इंडिया यहाँ पे बेसिकली वर्क करता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे वर्क करता है। तो ये चीज किसके द्वारा कही गई थी, या फिर ये चीज कहां पे पहली बार इंटरप्रेट हुई थी, ये हुई थी आपकी मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978। और ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ भी लिया जाता है इन एग्जाम कि किसके द्वारा ये चीज यहाँ पे करी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्लियामेंट कैन अमेंड द मेजोरिटी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द पार्लियामेंट्री लॉज एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये यहाँ पे क्या है, दोनों ही चीजों को एक साथ लेके चल रहा है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। फिर यहाँ पे आपका सेवंथ सेलिएंट फीचर हो जाएगा दैट इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी।
अगर आप इंडिया में देखें तो जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है और वहीं पे इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है। अब इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, मतलब इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे आप देखेंगे कि हाई कोर्ट और जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, ये एक साथ यहाँ पे काम करते हैं, और ये जितने भी आपके चाहे सेंट्रल लॉज हों चाहे आपके स्टेट लॉज हों उन पे एक साथ काम करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये एक आपका हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हो जाएगा, मतलब इंडिया का सर्वोच्च अदालत होती है जहां पे आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोल देते हैं, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, जहां पे आप अपील कर सकते हैं। वहीं पे आप सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट, मतलब आपके फंडामेंटल राइट के लिए गारंटी कौन लेता है, वो लेता है सुप्रीम कोर्ट, कि चाहे कुछ भी सिचुएशन हो यहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट वोलेट नहीं होंगे। फिर इसको कई बार बोला जाता है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो आपका सुप्रीम कोर्ट है इसको कई बार बोला जाता है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। अब देखिए इन सब चीजों को अगर आपको ढंग से फॉलो करवाना है कि सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस यहाँ पे मेंटेन रहे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे जितनी भी आपके जजेस हैं उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्ट इज इंश्योर्ड बाय द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। फिर यहाँ पे प्रोटेक्शन दी गई है अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस हैं चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हैं वो सब किस पे होते हैं, दैट इज ऑन कंसोलिडेटेड फंड्स। अब जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी एक्सपेंसेस हैं दे आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिर वहीं पे आपके जितने भी आपके चार्जेस होते हैं ऑफ हाई कोर्ट्स वो चार्ज होते हैं आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि बैन ऑन एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, यहाँ पे आफ्टर रिटायरमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस किसी कहीं पे एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते हैं। तो ये चीजें दी गई हैं फॉर द इम्पार्शियलिटी ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर कंटेंट ऑफ कोर्ट लग सकता है यहाँ पे, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में प्रॉपर सेपरेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे हो जाएंगी अबाउट द इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड है, ये एक हायरार्की में चली है और ये सिंगल सिस्टम हो जाएगा टू एनफोर्स बोथ यूनियन एंड स्टेट लॉज। जितने भी आपके यूनियन और स्टेट लॉज हैं उनको ये तीनों ही कोर्ट यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं या फिर यहाँ पे एनफोर्स कर सकते हैं। फिर 8th हो जाता है आपका यहाँ पे फंडामेंटल राइट। अब देखिए फंडामेंटल राइट पे एक आपका अलग से बिल्कुल चैप्टर है, तो ये सब चीजें हम उस चैप्टर में बहुत अच्छे से देखेंगे। बट आप ये चीज ध्यान रख लीजिए, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, दैट इज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर यहाँ पे आप देखेंगे कल्चरल एंड एजुकेशन राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इन सभी को हम कवर करेंगे आपके नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। और ये जो फंडामेंटल राइट है ये बेसिकली प्रमोट करते हैं आइडियाज ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लीजिएगा कि फंडामेंटल राइट जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को यहाँ पे प्रमोट करते हैं, ठीक है। फिर फंडामेंटल राइट की बात करें तो दे आर जस्टिशिएबल इन नेचर, मतलब दे कैन बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे इन पे आप ये नहीं है कि दे आर अनलिमिटेड, मतलब या फिर ये एब्सोल्यूट हैं जो आपके फंडामेंटल राइट है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे हैव सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। मतलब कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं इन राइट्स पे, जैसे प्रोटेक्शन, और ये अगर आप राइट्स की बात करें, दे प्रोवाइड यू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी लॉज ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब अगर लेजिस्लेचर जो है या पार्लियामेंट जो है यहाँ पे कोई आर्बिट्रेरी लॉज लेकर आना चाहती है तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे आपको एक बेसिकली आप देखेंगे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। फिर टायरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव, मतलब कुछ जो आपके एग्जीक्यूटिव के गलत काम है या फिर फोर्सफुल चीजें हैं उनसे आपको यहाँ पे बचाता है। अब इन फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो मैंने आपको बताया दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है, दे कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। इनको नेशनल इमरजेंसी के दौरान यहाँ पे सस्पेंड कर दिया जा सकता है, एक्सेप्ट 2 आर्टिकल, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। इनके अलावा जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको यहाँ पे क्या किया जा सकता है, आपका सस्पेंड किया जा सकता है। अगर आप आर्टिकल 19 की बात करो तो इट विल बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, और बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं या फिर जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको बाय द ऑर्डर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे क्या किया जा सकता है, एनफोर्स करने से रोका जा सकता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, ठीक है। तो ये 2 आर्टिकल यहाँ पे हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका दैट इज 9th सेलिएंट फीचर, दैट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे जो BR अम्बेडकर हो जाते हैं हमारे पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लीडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप ये बोल सकते हैं या फिर फ्रेमर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन,
ठीक है, तो ये यहाँ पे बोलते हैं डीपीएसपी को, दैट इज दीज आर द नोवल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये नोवल फीचर्स हो जाते हैं और ये दे रखे हैं आपके पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप डीपीएसपी की बात करें तो ये आपके डिवाइडेड हो जाते हैं 3 कैटेगरीज में, और जब हम डीपीएसपी के बारे में पढ़ेंगे, एक आपका अलग से चैप्टर है, तो उसमें बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इनको 3 पार्ट्स में ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। दैट इज फर्स्ट वन इज योर सोशलिस्ट, सेकंड वन इज योर गांधीयन एंड थर्ड वन इज योर लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, तो सोशलिस्ट, गांधीयन, इन लिबरल इंटेलेक्चुअल, इन सभी के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स। ठीक है, अब इन फीचर्स की बात करें तो डीपीएसपी के फीचर्स की बात करें तो ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को यहाँ पे प्रमोट करते हैं। दे प्रमोट द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इससे पहले हमने देखा था जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर प्रमोटिंग द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फिर डीपीएसपी जो है वो बात करते हैं यहाँ पे टू एस्टेब्लिश द वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। इंडिया में एक वेलफेयर स्टेट यहाँ पे एस्टेब्लिश होना चाहिए। ठीक है, और डीपीएसपी जो है दे आर नॉन जस्टिशिएबल। हमने फंडामेंटल राइट देखे थे, दे आर जस्टिशिएबल, बट जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं दे आर नॉन जस्टिशिएबल। ठीक है, और यहीं आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक केस आता है, दैट इज मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980। और इस मिनर्वा मिल केस में यहां पे सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देता है और उसमें ये ऑब्जर्व करता है दैट जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट हैज बीन फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। मतलब आप देखिए यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कैसे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में काफी लड़ाइयाँ होती रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि यहाँ पे जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो ढंग से लागू ना हो पाए, या फिर इनकी जो कमान है वो किसके हाथ में रहे, वो आपकी गवर्नमेंट के हाथों में रहे। तो इसलिए कई बार फाइट होती रही है कि वेदर फंडामेंटल राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मोर इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपके मिनर्वा मिल केस ने ये कहा था कि दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस ऑफ दिस बोथ। ठीक है, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो चाहे वो आपके डीपीएसपीज हो जाए। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, 10th सेलिएंट फीचर क्या हो जाएगा, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखे थे। कभी क्वेश्चन आ जाए आपके पास में कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट प्रोवाइडेड अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन विच इज फ्रेम्ड इन 1950, या फिर 1947 से लेकर 1950 में ये चीज यहाँ पे नहीं थी, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी, फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट देयर। ठीक है, दे वर एडेड बाय, ठीक है, तो आप इधर देख सकते हो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट प्रोवाइडेड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। बट अब देखेंगे ड्यूरिंग द इंटरनल इमरजेंसी ऑफ 1975 से लेकर 1977 के बीच में जो आपकी इंटरनल इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद आता है आपका दैट इज पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। 1976 में इसे ऐड किया गया, किसके रिकमेंडेशन पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, यहाँ पे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी एक बैठाई जाती है और इनके रिकमेंडेशन पे यहाँ पे लाई जाते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। स्वर्ण सिंह ये कहते हैं कि देखो आपके जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, वो कुछ ना कुछ यहाँ पे राइट्स एंजॉय कर रहे हैं, तो उस राइट्स के बदले उन्हें कुछ ना कुछ देना भी चाहिए इंडिया को। तो यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, वो फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब बेसिकली अपनी ड्यूटीज कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, वो स्टेट ऑफ इंडिया की तरफ अपनी यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज दे सकते हैं। अब ये टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आप देखें तो टोटल 10 थी जब ऐड हुई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके अलावा आपकी एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हो जाती है, जिसके बाद आप देखेंगे कि ये टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाती हैं 11। ठीक है, तो ये टोटल आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाती हैं, और ये सभी की सभी आपकी दे रखी है दैट इज अंडर आर्टिकल 51A। ठीक है, मतलब इसके लिए एक अलग से आर्टिकल बनाया गया था दैट इज आर्टिकल 51A, और इसी चीज में यहाँ पे आपकी ऐड कर दी गई। जो आपका पार्ट 4A है इसमें आर्टिकल 51A आ जाएगा, जिसमें ये सारी जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो आ जाएंगी। टोटल आपकी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 11। अब इसमें बहुत सारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जैसे आपको नेशनल एंथम को यहाँ पे क्या करना है, रिस्पेक्ट देना है, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट देना है, फिर यहाँ पे सॉवरेनिटी मेंटेन करनी है, इंटीग्रिटी और इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को यहाँ पे जगाना है। ठीक है, आप अपने रिच हेरिटेज कल्चर को यहाँ पे बेसिकली प्रिजर्व करेंगे, वुमेन के यहाँ पे अधिकारों को बचाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हो जाती है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में। ओके, सो ऑल दीज आर द थिंग्स। फिर इसके बाद आ जाता है आपका अ सेक्युलर स्टेट दैट इज 11th वन।
तो सेक्युलर स्टेट की यहाँ पे बात करी जाती है। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट यहाँ पे हो जाता है जिसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। तो इंडिया का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, कोई अपहोल्ड नहीं करता है इंडिया अपने किसी भी ऑफिशियल रिलीजन को। तो यहाँ पे इंडिया का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेलिएंट फीचर यहाँ पे हो जाएगा। अब ये जो सेक्युलर वर्ड है ना, अगर आप देखें तो ये प्रियम्बल में ऐड किया गया था। तो द सेक्युलर वाज एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो यहाँ पे दिखाती है हमें कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेक्युलर हो जाएगा। जैसे हमारे प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। तो दिस शोज दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलर। फिर आर्टिकल 14 में द स्टेट शैल नॉट डिनाई द इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो यहाँ पे चाहे कोई भी पोर्शन हो इंडिया का कोई भी सिटीजन हो, उसको यहाँ पे किसी भी टाइप के मतलब यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ डिनाई नहीं होना चाहिए। तो अगेन से यहाँ पे सेक्युलर चीज आ जाएगी। फिर आर्टिकल 15 क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। अगेन आप बात करें यहाँ पे सेक्युलरिज्म की। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब आर्टिकल 16 में ये बोल रखा है कि आप ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाता है, रिलीजन। आप रिलीजन के बेसिस पे कोई भी यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। फिर फ्रीली प्रोफेस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन, आप अपने रिलीजन को यहाँ पे फ्रीली प्रोफेस कर सकते हैं और प्रोपगेट कर सकते हैं। मैनेज कर सकते हैं अपने रिलीजियस अफेयर्स को, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएंगे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। फिर राइट टू कंजर्व लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट और कल्चर, आपके कल्चर को, आपकी लैंग्वेज को यहाँ पे प्रिजर्व किया जाएगा, अगेन शोइंग द सेक्युलर फेस ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है। फिर आर्टिकल 13 हो जाएगा कि जितने भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको यहाँ पे आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। जैसे एंड फिर लास्ट यहाँ पे आ जाता है आपका आर्टिकल 44, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये यहाँ पे आ जाएगा और इसमें भी यही बात करती है कि आपके जितने भी रिलीजियस इश्यूज हो जाते हैं बेसिकली, या फिर जितने भी आपके रिलीजन हो जाते हैं उनको एक ही नज़र से देखना है। मतलब चाहे जितने भी आपके सिविल लॉज हों या फिर आपके क्रिमिनल लॉज हों, उसमें जितने भी आपके रिलीजन हैं उनको एक ही नज़र से देखना है। ऐसा नहीं है कि किसी रिलीजन के लिए अलग लॉज हैं या फिर किसी रिलीजन के लिए अलग लॉज हैं। सो ऑल दीज आर द थिंग्स। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा सकते हैं यहाँ पे, ताकि आपको मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। और आप इस टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे ये जितनी भी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है इसके जितने भी आपके पीडीएफ्स हैं वो आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और अपने प्लीज प्रीशियस सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें ताकि हमें भी पता पड़ता है यहाँ पे आपकी क्या डिमांड्स हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी डिमांड है वो बिल्कुल फुलफिल होंगी और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हम यहाँ पे लेकर आने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।